मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स मतलब देखो, जैसे हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स डिस्कस किए लास्ट टॉपिक में, अभी वही सारा डिस्कशन होगा, बट यहाँ पे हम सॉलिड को रिप्लेस करके फ्लूइड को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, ठीक है। अब ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इसका मतलब क्या होता है, देखो कि किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी मैटर के, किसी भी एटम के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं तो बेसिकली तीन टाइप के, चार टाइप के प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक होती है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, थर्ड वन होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड फोर्थ वन होती है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, तो जिसका डिस्कशन हम 12th एनसीईआरटी के फर्स्ट सेक्शन में करने वाले हैं। मतलब हर बार जो भी एटम होगा, मटेरियल होगा, वो चार्ज की वजह से कैसे बिहेव करेगा, उसको अगर हम डिस्कस करें तो उसको हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे। वही अगर हम उसका केमिस्ट्री में देखेंगे, जो फिजिक्स में हमें डिस्कस नहीं करना है, केमिकल प्रॉपर्टीज की, दूसरे सब्सटेंस के कांटेक्ट आने के बाद वो केमिकली कैसे रिएक्ट करता है ना, आपकी केमिकल रिएक्शन, केमिकल स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, फिर बॉन्ड कौन से टाइप्स के होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके बॉन्ड ब्रेक करके कैसे एक्साइट होते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज आ गई, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब वो सराउंडिंग के साथ में ओवरऑल कैसे बिहेव कर रहा है। एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आएगी तो हर एक मॉलिक्यूल, एटम जो होगा मैटर का, उसकी जो भी डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो भी वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी, वेलोसिटी में जो भी एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जो भी फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे, फोर्सेस की वजह से जो भी वर्क होगा, वर्क करने के बाद जो भी एनर्जी स्टोर होगी एंड वर्क करने के लिए जो भी पावर रिक्वायर्ड होगा, इस तरह की मैकेनिक्स की जो कंसेप्ट है उनकी ओवरऑल स्टडी मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने लास्ट टॉपिक में रिलेटेड टू सॉलिड डिस्कस की थी। उसमें क्या क्या देखा था हमने, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड डिस्कस कर रहे थे, तो टॉपिक का डिस्कशन ही हमने फोर्स से स्टार्ट किया था, बरोबर। कौन सा फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से हमने डिस्कशन शुरू किया था। फिर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे वैरी होते हैं, है ना, कैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से वहां पे स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। उसके बाद में बॉडी की जो चेंज होने वाली लेंथ है, चेंज होने वाला एरिया है, चेंज होने वाला शेप है, इससे रिलेटेड हम डिस्कशन वहां पे कर रहे थे, ठीक है। तो अभी वही सारी बातें होगी, लेकिन ये फ्लूइड्स के बारे में। तो ये टॉपिक बनेगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। अब इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है उसका तो आइडिया आ गया, बट व्हाट इज मीन बाय फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब क्या होगा, वेरी गुड, सब्सटेंस विच कैन और विच टेंड्स टू फ्लो, जो फ्लो हो सकता है उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये चेयर है, यहाँ पे रख दी, ये फ्लो होती है, होती है क्या, तो हम इसको फ्लूइड नहीं बोल सकते। लेकिन पानी है बॉटल में, उसको अगर खाली कर देंगे तो क्या होगा, वो फ्लो होना शुरू कर देगा। एयर में गैस है ना, फैन को स्विच ऑन करेंगे तो हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन फैन ऑफ भी है तो उस केस में भी एयर क्या कर रही है, रूम में फ्लो हो रही है। कैसे समझ में आएगा, डोर ओपन करेंगे, विंडो ओपन करेंगे तो इधर की एयर उधर चली जाएगी, समझ में आ रहा है। मतलब एयर एंड लिक्विड ये दोनों भी फ्लो होते हैं, इसलिए उनको हम फ्लूइड्स बोलते हैं। राइट डाउन, फ्लूइड्स, सब्सटेंस विच टेंड्स टू फ्लो, जो फ्लो होता है वो फ्लूइड बनेगा। Substance which tends to flow is called as fluid. अब ये फ्लूइड जो है वो फ्लो हो सकते हैं, ऐसा क्यों, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है, IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट सब्सटेंस। अगर ये एक्सट्रीमली स्मॉल होते तो ये नेबरिंग एटम को, नेबरिंग मॉलिक्यूल को अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं करने देते, मतलब वहां पे वो फिक्स शेप ओबे करते, जिसको हम सॉलिड बोलते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, IMF जो है वो थोड़े से नेग्लिजिबल बनेंगे, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल की चेंज होने वाले पोजीशन को ये अलाउ करने वाले हैं। इसकी वजह से यहाँ पे फ्लूइड क्या करता है, अपनी शेप चेंज करता है, या तो शेप ऑफ कंटेनर एक्वायर करता है या फिर रैंडमली ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में फ्लो करता है, ट्रैवल करता है। तो ये फ्लूइड्स जो है ये IMF की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। अब ये फ्लूइड्स के बारे में हम जो भी डिस्कशन करेंगे उसमें हमें बहुत सारी बातें डिस्कस करनी है जो स्ट्रिक्टली रिलेटेड होगी अबाउट फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स, नाउ व्हाट इज मीन बाय फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड का मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ मोशन
एंड रिलेटेड टू मोशन से रिलेटेड जो भी इफेक्ट है उनकी स्टडी मतलब क्या होता है, मैकेनिक्स होता है, ठीक है। सो राइट डाउन नेक्स्ट स्टडिंग फ्लूइड मैकेनिक्स। Study of fluid and its motion. Study of fluid and its motion. Study of fluid and its motion, generally considered as fluid mechanics. फ्लूइड एंड उसकी मोशन रिलेटेड जो भी बातें हम स्टडी करेंगे वो हमें फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर देखनी है, ठीक है। तो अगेन हम ये फ्लूइड को स्टडी करते टाइम इसकी दो कंडीशन यहाँ पे लेते हैं। एक तो फ्लूइड रेस्ट में रहेगा और उसको रेस्ट में रखने के बाद हम उसको स्टडी करते हैं, या फिर ये जो फ्लूइड था वो मोशन में रहेगा एंड उसकी मोशन से रिलेटेड हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड अगर रेस्ट में है एंड रेस्ट वाला फ्लूइड अगर हम स्टडी कर रहे हैं, उसकी मोशन से रिलेटेड हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उस ब्रांच को बोला जाता है एज हाइड्रोस्टैटिक। क्या बोला जाता है, हाइड्रोस्टैटिक या फिर हाइड्रोस्टैटिक्स। एंड अगर फ्लूइड की मोशन से रिलेटेड स्टडी चल रही है तो उसको बोला जाता है एज हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनामिक्स। राइट डाउन नेक्स्ट स्टडिंग हाइड्रोस्टैटिक्स। क्या होता है हाइड्रोस्टैटिक्स, मतलब स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट। स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। हाइड्रोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। इससे रिलेटेड और एक ब्रांच आती है फिजिक्स की, दैट इज न्यूमेटिक्स। बट ये न्यूमेटिक्स के बारे में हमें 10+2 में डिस्कस नहीं करना है, जब इंजीनियरिंग में जाएंगे तो एप्लीकेशंस में हमें वहां पे डिस्कस करना पड़ता है, ठीक है। तो इन जनरल देखो, कोई भी मतलब अगर इन जनरल देखेंगे तो हमारे सराउंडिंग में मेनी इंस्ट्रूमेंट्स बनाए वो सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोडायनामिक्स इनके मतलब मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। जिसका बेसिक एग्जांपल जेसीबी। क्या होता है जेसीबी में,
यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन शुरू हो गया है जिसमें हमने 2 पॉइंट्स देखे, एक हाइड्रोस्टैटिक्स एंड दूसरा हाइड्रोडायनेमिक्स। क्लियर ये वर्ड्स भीती नहीं हटना नहीं चाहता, फक्त रेस्ट में तो स्टैटिक, मोशन में तो डायनेमिक्स। हाइड्रो मतलब फ्लूइड, फ्लूइड मतलब हाइड्रो, उसमें अगर स्पेसिफिकली हम गैस का यूज करेंगे, एयर का यूज करेंगे, उसको न्यूमेटिक्स बोला जाता है। हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स ऐसे इंजीनियरिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांचेस होती है, तो सिर्फ अगर वहां पे एयर लिया है तो हम न्यूमेटिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। ट्रक्स होती है, उनके पीछे कहीं पे लिखा होता है, देखो एयर ब्रेक, वो क्यों लिखते हैं, पीछे वाला जो जा रहा है उसको समझ में आना चाहिए। एयर ब्रेक के मतलब जैसे ब्रेक अप्लाई किया वैसे ट्रक रुकने वाली है, त्यामुळे आपण शिस्तीत चालायचे, ठीक है। मतलब वहां पे क्या होगा, एप्लीकेशन जो है वो एकदम फास्ट होता है ऑपरेशन का, एंड वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। देन अभी व्हीकल को वो डिस्क ब्रेक भी आता है ना, टू व्हीलर को भी आ गया अभी डिस्क ब्रेक। अब डिस्क ब्रेक में एंड नॉर्मल ब्रेक पैड्स होते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है। डिस्क ब्रेक में ब्रेक ऑयल होता है, मतलब वहां पे भी क्या होता है, यही होता है, हाइड्रोलिक्स ही होता है, तो ये ऑयल की वजह से वहां पे ब्रेक सप्लाई होते हैं, जो जल्दी भी ऑपरेट होता है एंड स्ट्रांग भी होता है, बरोबर। डिस्क ब्रेक चुकून दबलं तर काय होतं, ऍक्सिडेंट नाही होत लगेच, गाडी अर्जंट थांबते, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डेंसिटी मतलब काय, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वेरी गुड, राइट डाउन डेंसिटी। डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज डिफाइंड एज, साक्षी ये तो आवाज, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। Density of the fluid is defined as mass per unit volume। मतलब गिवन स्पेस में, गिवन वॉल्यूम में कितना मास कंटेन है उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी का इन जनरल नोटेशन हम फॉलो करते हैं, रो, रो इक्वल्स टू बनेगा m अपॉन v। अभी जो डेंसिटी है इसका SI यूनिट क्या होगा, मास है मतलब किलोग्राम, वॉल्यूम है मतलब मीटर का क्यूब, केजी पर मीटर का क्यूब, सीजीएस यूनिट क्या होगा, ग्राम पर सीसी, एंड ये ग्राम पर सीसी को ही हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो 1 ग्राम पर सीसी इज इक्वल्स टू कितने किलोग्राम पर मीटर क्यूब, +3 -3 +3, ठीक है। तो जो वाटर होता है, प्योर वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, उसकी डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सीसी, यानी कि कितनी बनेगी, 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर का क्यूब फॉर वाटर। ये एप्लीकेबल 4 डिग्री सेल्सियस के लिए होता है, लेकिन इन जनरल जब तक हमें वेरिएशन नहीं देंगे हम यही डेंसिटी वाटर के हर बार कंसिडर करते हैं। अब ये डेंसिटी से रिलेटेड 2 कंसेप्ट आती है, एक कॉम्प्रेसिबल एंड एक इनकॉम्प्रेसिबल। यहां पे फ्लूइड के बारे में डिस्कस चल रहा है, हम फ्लूइड ही बोलेंगे, ठीक है। अब कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, इसका मतलब क्या होता है, जिसको हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं वो कॉम्प्रेसिबल, जिसको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते तो हमें एक्चुअल तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हाथ में फ्लूइड तो नहीं देंगे, ये कॉम्प्रेसिबल है या नहीं है, तो कैसे डिसाइड होगा कॉम्प्रेसिबल है या नहीं है। अगर हम वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं तो वो कॉम्प्रेसिबल है, ऐसे बोल सकते हैं क्या। अगर हमने कॉम्प्रेस करने से डेंसिटी चेंज हो रही है, समझ में आ रहा है ना, अगर वहां पे कॉम्प्रेस करने से डेंसिटी चेंज हो रही है तब जाके वो कॉम्प्रेसिबल बनेगा, लेकिन अगर डेंसिटी वेरी नहीं होगी तो वो इनकॉम्प्रेसिबल रहेगा, समझ में आ रहा है ना। तो कंडीशन होती है, इसलिए सॉलिड्स एंड लिक्विड जो है वो जनरली इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं,
समझ में आ रहा ना, क्योंकि वहां पे हम डेंसिटी में वेरिएशन नहीं करते, बट गैसेस की केस में हम उसको कॉम्प्रेस करके उसकी जो डेंसिटी है वो भी वेरी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए गैसेस इन जनरल कॉम्प्रेसिबल होते हैं, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड आने वाले आगे, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस इसके लिए इंट्रोड्यूस किया है। आगे डेंसिटी हो गई, अब रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी रो आर, रिलेटिव डेंसिटी क्या है? रिलेटिव डेंसिटी मतलब वेरी गुड। हम क्या करते हैं मेनी टाइम्स, वाटर की जो डेंसिटी होती है उसके कंपैरिजन में बाकी बॉडीज की डेंसिटी को एक्सप्लेन करते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या है? ये रेशियो होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, कुठलं फ्लूइड, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इनके रेशियो को क्या बोला जाता है? रिलेटिव डेंसिटी। तो साक्षी, इस रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? यूनिटलेस, क्योंकि क्या है? डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी का रेशियो है, यूनिट्स एंड डायमेंशन इसको नहीं होंगे। तो हमें क्या है, इस टॉपिक के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डेटा हमें इस तरह से दिया जा सकता है कि कोई भी एक मटेरियल है जिसकी रिलेटिव डेंसिटी बोलेंगे आपको, जिसकी रिलेटिव डेंसिटी ये है 1.5। इस तरह का डेटा होगा कि कोई भी एक मटेरियल है और उसकी डेंसिटी कितनी है, रिलेटिव डेंसिटी कितनी है, 1.5। तो हमें इससे समझ जाना है कि हमें रो आर दिया है 1.5, इससे हमें कैलकुलेट करना है डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड होगा या फिर कोई और सब्सटेंस होगा। तो उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज इक्वल्स टू, हमें करना पड़ेगा 1.5 इंटू 10 की पावर 3। क्यों ऐसे? क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 10 की पावर 3 होती है, तब जाके ये बनेगा kg पर मीटर क्यूब में। मतलब रिलेटिव डेंसिटी इसलिए हमें पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन में रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अगर देंगे तो उससे हमें डेंसिटी फाइंड करनी है। तो हर बार याद रखना है, रिलेटिव डेंसिटी दी, उसको बस क्या करना है? 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है, हो गया। ठीक है, राइट डाउन। हो गया। अब रिलेटिव डेंसिटी के सिमिलर और एक कंसेप्ट आती है, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। राइट डाउन, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब क्या होता है? सिग्मा से भी इसको डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। सुना पहले कभी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी क्वेश्चन मध्ये मग ते ऐकले, थोडी वाचलंय, ठीक आहे। स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी, यस देवराज, वरुण, श्रवण, शांतनु। स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी देखो, न्यूमेरिकली स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी बोथ आर सेम। रिलेटिव डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रैविटी न्यूमेरिकली क्या होते हैं? सेम होते हैं, बस उनमें डिफरेंस क्या है? रिलेटिव डेंसिटी को हमने डिफाइन किया था, देवेश कैसे डिफाइन किया था? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ऐसे डिफाइन किया था। ठीक है, बस इसको डिफाइन करते टाइम हम डेंसिटी की जगह पे वेट को लेके आएंगे। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या बनेगा? वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वेट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इनके रेशियो को हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलेंगे। ठीक है, बट कंडीशन क्या है? देखो, बॉडी का वेट हम ले रहे हैं तो क्या होगा? बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब हम वाटर का वेट ले रहे हैं तो क्या बनेगा? मास ऑफ वाटर इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी जी तो दोनों के लिए सेम रहेगा, कट हो जाएगा। अब मास मतलब क्या बनेगा? डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू बॉडी की वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी ऑफ
वाटर इनटू बॉडी की वॉल्यूम, बट वॉल्यूम अगर सेम रखी हमने तो वहां पे वी भी कट होगा। अगेन हमें क्या मिल रहा है, रेशियो ऑफ, समझ में आ रहा है, मतलब न्यूमेरिकली दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वही रिलेटिव डेंसिटी होती है, बट डिफाइन करते टाइम उनकी डेफिनेशन की कंसेप्ट अलग अलग है। अगर वेट का रेशियो ले रहे हैं तो ग्रेविटी के टर्म में आएगा, एंड अगर वेट का रेशियो छोड़ के डेंसिटी ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी होगा। हे बघा सगळ्यात इम्पॉर्टंट नोटीस आहे तुम्हाला, इन्स्ट्रक्शन आहे की आपण आहे ना हे जे लेक्चरला लेट येणारे जे यांना अलाउ करतो, याचा रिझन, याचा पर्पज आपलं हे होतं याच्या पाठीमागं की आपलं लेक्चर फर्स्ट आहे मॉर्निंगला, बरेच जण दुरून येतात, बरोबर आहे। मग येत असताना थोडंसं काहीतरी व्हेकलचा प्रॉब्लेम होतो एका दिवशी, किंवा अजून कुठले इश्यूज असतात, किंवा घरचे सोडायला येतात, त्यांच्या काहीतरी कामामुळे लेट होतं, तर त्या प्रॉब्लेममुळे तुमचं लेक्चर मिस होऊ नये म्हणून ते आपण अलाउ करतोय, कळालं। बट तुम्ही सगळे ते अदरवाईज घेतायत, जाग आली त्या उठायचं है ना, जमलं तेव्हा निघायचं आणि मग ते येत आहे, त्याच्यामुळे मला हे नियम चेंज करायला भाग पाडू नका, कळालं ना, कारण मी नियम अप्लाय करायला लागल्यावर खूप स्ट्रिक्ट असतो माहिती तुम्हाला, ठीक आहे। जर मी ठरवलं मग 7 नंतर एंट्रीच नाही, तर 2 जण आले तरी मी 2 जणांवरच ऑफलाईन लेक्चर घेईल, नंतर एंट्रीच नाही करणार देणार, कळालं ना। त्यामुळे लवकर यायचं ट्राय करा, एखाद्या दिवशी प्रॉब्लेम असेल काही प्रॉब्लेम नाही, पण तो देवेश उठतो सकाळी 7ला आणि इकडे येऊन सांगतो सर रेल्वे गेट लागलं होतं, बरोबर आहे देवेश? नाही, रेकॉर्डिंग ऐकू का माईक मध्ये? तर ह्या गोष्टी चुकीच्या आहे बेटा, कळालं। मी सांगितले तुम्हाला लेक्चर जर तुमचं 7ला आहे, तुम्ही घरून जेव्हा काही निघताय त्याच्या अगोदर ॲटलिस्ट 2 आवर्स तुम्ही उठून स्टडी करून रिव्हिजन करून रेडी असले पाहिजे, कळालं ना, कारण डोक्याला चालू व्हायला वेळ लागतो ना, झोपेतून उठताना तसेच निघता, इथे येईपर्यंत डोकं चालू होत नाही, हर्षवर्धन बरोबर आहे की नाही। मी तर बसल्यावर 15-20 मिनिटं अर्धा तासांनी मग जरा डोकं चालू होतं, बट त्यात आता एसी लावल्या लवकर गरमच होतोय डोकं, है ना, आणखी न्यूरॉनला प्रॉब्लेम। सिरियस घ्या, एवढे निवांत झोपा काढू नका, खूप भयानक इम्पॉर्टंट टाइम आहे हा, कळालं ना। टाइम गेला की नंतर याची किंमत कळते, बरेच लोक आहेत असे, त्यांना या गोष्टीचा पश्चाताप येणार आहे, हर्षवर्धन। आता बघा याच्यानंतर जे येतील 7:30 नंतर, हे झालं, हे गेलं, हे लिहून पण घेत नाही, एवढे कष्ट घेत नाही ते अगोदर काय शिकवलं होतं काय नाही म्हणून, मग गेलं नंतर क्वेश्चन मध्ये आलं रिलेटिव डेंसिटी वगैरे, नाही हे झालंच नाही आपल्याला। चलो हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी। अब और एक कंसेप्ट हमें लगेगी, दैट इज प्रेशर। 4 डिग्री का घेतलं, कारण 4 डिग्रीलाच वॉटरची ऍक्च्युअल जी डेन्सिटी ती 10⁻³ असते, टेम्परेचर वेरिएशन झाले की नंतर ती व्हॅरी व्हायला लागते। 4 डिग्री पे वो एनोमलस बिहेवियर आने वाला है आगे, माहिती तुम्हाला काय असतं? 10th ला होतं का, काय होतं? कोण सांगणार एकटा गणपती डान्स नको, हां शंतनू नाही, कोण आहे हा? स्वप्नील। तेजस 4 डिग्री फ्रीज होने, त्याच्या आधी नहीं होता का? देखो जनरली रूल क्या होता है, नेचर में कोई भी बॉडी लेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी वॉल्यूम बढ़ती है, मतलब वो एक्सपांड होता है। वेरी गुड, ठीक है, एक्सपांड होता है, वॉल्यूम बढ़ती है। अब वॉल्यूम बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, डेंसिटी कम होगी, समझ में आ रहा है। तो टेम्परेचर एंड डेंसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इन जनरल हर एक बॉडी की केस में। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो एक्सपांड होगा, मतलब उसकी डेंसिटी कम होगी। उसका कॉर्नर स्टेटमेंट क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, वॉल्यूम कम होगी, मतलब डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये नेचुरली सभी बॉडी का बिहेवियर होता है। बट वाटर जो है अपना बिहेवियर 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में ये रूल ओबे नहीं करता है। मतलब जब हम 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक जाएंगे, मतलब टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो उस टेम्परेचर के कम होने से जो डेंसिटी है वो बढ़नी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए, बट वहां पे क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज होने लगती है। समझ में आ रहा है ना, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, सिर्फ ये कब एप्लीकेबल है, 4 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस तक। एंड ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये नेचर की स्पेशल अरेंजमेंट है फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ। समझ में आ रहा है ना, जो बर्फ असतो है ना, बर्फाळ प्रदेश, तो वहाँ पे जो लेक होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, उसमें जो भी एक्वेटिक लाइफ होती है, माशे है ना, कासव, घोड़े, हाथी, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, उनको
पानी के अंदर जिंदा रहना है तो पॉसिबल क्या है, अगर सारा बर्फ बन गया तो वो भी बर्फ बन जाएंगे, ठीक है। इसलिए क्या होता है, वाटर का जो सरफेस है वो सबसे पहले एयर के कांटेक्ट में आता है। तो सबसे पहले टेम्परेचर ड्रॉप कहाँ पे होता है, सरफेस पे होता है। सरफेस पे टेम्परेचर ड्रॉप होने लगा 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, उसका डेंसिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब डेंसिटी अगर कम है तो वो फ्लोट करेगा, समझ में आ रहा है ना। मतलब अपर लेयर जो है उसकी डेंसिटी कम होती है, बट साइमल्टेनियसली उसका वाटर से कन्वर्जन आइस में भी शुरू होता है। इसलिए जो आइस होता है उसकी डेंसिटी वाटर के डेंसिटी के कंपैरिजन में कम होती है, इसलिए पूरा आइस फ्लोट करता है, पूरी आइस शीट बन जाती है लेक पॉन्ड के ऊपर सरफेस पे। बट जो आइस होता है इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, समझ में आ रहा है। तो फर्दर ड्रॉप इन टेम्परेचर जो हो रहा है उस हीट को वो पानी के अंदर ट्रांसफर होने ही नहीं देता है, इसलिए अपर लेयर जो है वो आइस की बनती है, बट नीचे का जो पानी है ते तसंच गरम फॉर्म में रहता है, कळालं। और इस तरह से क्या होती है, जो एक्वेटिक लाइफ है वो सर्वाइव होती है, ठीक है। वो होता है एनेमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, इसलिए हम 4 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं स्टैंडर्ड, जो कितनी है 10 to the power 3 है। क्लियर। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर मतलब हम क्या कर रहे हैं, मोर देन 2 फ्लूइड्स अगर मिक्स कर रहे हैं जिनके मासेस हमें गिवन है m1 m2 अप टू mn, एंड हर एक की वॉल्यूम है v1 v2 अप टू vn, एंड उनकी डेंसिटीज है ρ1 ρ2 अप टू ρn। तो उस केस में जो भी मिक्सचर होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, m1 प्लस m2 अप टू mn डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 प्लस अप टू vn, ये बनेगी मिक्सचर की डेंसिटी। ये कब, अगर हमें मास एंड वॉल्यूम दोनों भी गिवन है तो। लेकिन अगर वहां पे वॉल्यूम गिवन नहीं, सिर्फ मास एंड डेंसिटी गिवन है, हम सेम फॉर्मूला मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं m1 प्लस m2 अप टू mn डिवाइडेड बाय, स्वप्निल मुझे v1 गिवन नहीं है, m1 एंड ρ1 गिवन है, तो v1 को रिप्लेस करके क्या लिखना पड़ेगा, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी, तो ये क्या बनेगा m1 अपॉन ρ1 प्लस m2 अपॉन ρ2 अप टू mn अपॉन ρn। डिपेंड करता है डेटा क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है, फॉर द मिक्सचर, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। हो गया। नेक्स्ट, प्रेशर। क्या होता है प्रेशर, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया डिनोटेड बाय P, given by P is equals to F by A, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसका SI यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम बोलते हैं एज पास्कल। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पास्कल, 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पास्कल, ठीक है। सीजीएस यूनिट उसका डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, बट उस यूनिट में आपको कभी डेटा गिवन नहीं होगा। ऑलवेज जो डेटा दिया जाएगा वो एटीएम के फॉर्म में होगा। एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल बोलो या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल और
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वन एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 1.013 इंटू 10 to the power 5 पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 4 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? बट ये 1.013 है ना, ये कैलकुलेशन के टाइम कुछ उससे वेरिएशन नहीं होता है, तो हम उसको डायरेक्ट क्या करेंगे 4 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल ऐसे यूज करेंगे। अभी मुझे 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया है, बट वो प्रेशर मुझे डाइन पर सेंटीमीटर में चाहिए। आंसर चाहिए डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। कितना आएगा बोलो? 100 into 10 to the power 6. Very good. अजून करेक्ट करो 1000 करा करा ही सवयी बसू नका ना, सोडू ना बसतो काय फक्त इकडे तू बस बेंचवर अथर्व इकडे दिसतंय तिथून तुला, सोडो पटपट। देखो 100 एज इट इज रहेंगे। एटमॉस्फेयर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कितना होता है? 5 होता है। यहां तक तो हो गया। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब 1 न्यूटन मतलब कितने डाइन? +5। 1 मीटर मतलब कितने सेंटीमीटर? +2। बस उसका करना है स्क्वायर। तो ये +5 एज इट इज रहेंगे। 2 इंटू 2 4, +4 ऊपर जाके -4, तो +5 -4 कितना आ रहा है? 1। मतलब ये आएगा 10 की पावर 1, यानी फाइनली आंसर बनेगा 10 to the power 8 इन डाइन पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। भगत कळलं का? नाही प्रथमेशला नाही कळलं, तुला कळलं का भगत? हे बघा एटमॉस्फेयर आ गया, पहला काम क्या करेंगे, उसको निकाल के 5 लिख देंगे। बट वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बनेगा, हमें डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में करना था। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितने डाइन? +5। 1 मीटर मतलब कितने सेंटीमीटर? +2। उसका स्क्वायर +4 हो गया, +4 ऊपर आके -4, तो +5 -4 मतलब 10, यानी 10 to the power 1 आ गया। तो ये 10 to the power 1, 1 + 5 6, 6 + 2 8। हम्म 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसको केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। 5, क्योंकि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू कितना होता है? +3 होता है केजी पर मीटर क्यूब। आत्ताच बघितलं होतं आपण वॉटर की केस में। तो ये +3 पहले से, +2 अभी, तो कितना बनेगा? +5 केजी पर मीटर का क्यूब। अब ये +3 कैसे आता है? देखो 1 ग्राम इक्वल्स टू कितने किलोग्राम? -3। देन 1 सेंटीमीटर मतलब कितने मीटर? -2। लेकिन अगर यहाँ पे क्यूब कर रहे हैं, सेंटीमीटर का क्यूब, तो -2 जो है इसका भी हमें क्यूब करना पड़ेगा मीटर क्यूब में। बट ये क्यूब मतलब पावर की पावर आ रही है, तो -2 इंटू 3 बनेगा -6। मतलब यहाँ पे 10 की पावर -3 अपॉन 10 की पावर -6 ऐसे आ रहा है। -6 ऊपर जाके +6 -3 +3। इस तरह से 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू कितना होता है? 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर का क्यूब। जैसे आपको बोला है कि एक डेंसिटी है 13.6 ग्राम पर सीसी है, मतलब केजी पर मीटर क्यूब में कितनी होगी? फक्त काय करणार आपण? इंटू 10 to the power 3 कर देंगे, मतलब ये बन गई 13.6 इंटू 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर का क्यूब। ठीक है, उसके बाद में आपको बोला है कि 1.29 ये रिलेटिव डेंसिटी है,
क्या ये रिलेटिव डेंसिटी। तो मटेरियल की डेंसिटी इन केजी पर मीटर क्यूब कितनी होगी? 1.29 इंटू 10 की पावर 3। अगर सेम वे आपको बोलेंगे कि 0.8 ये रिलेटिव डेंसिटी है और हमें आंसर चाहिए मटेरियल की डेंसिटी इन ग्राम पर सीसी। 0.8 था, 0.8 ही रहेगा, क्योंकि देखो रिलेटिव डेंसिटी से मटेरियल की डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वाटर की डेंसिटी ग्राम पर सीसी में कितनी है? 1, एंड केजी पर मीटर क्यूब में कितनी है? 1000। इसलिए आंसर अगर हमें ग्राम पर सीसी में चाहिए तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर अगर केजी पर मीटर क्यूब में चाहिए तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 0.8 ही रहेगा इन ग्राम पर सीसी। एंड अगर केजी पर मीटर क्यूब में चाहिए तो बस क्या आएगा? +3 केजी पर मीटर का क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट। ये ग्राम पर सीसी में कितना होगा? 0. फक्त एवढंच का? खुशी बरोबर आहे, केलंच नाही. करा ना बाळांना, ते डेसिमल शिफ्टिंग, 10 च्या पॉवर कन्वर्जन. करेक्ट है, इतना आएगा। देखो जैसे 1 ग्राम पर सीसी कितना था? +3 था। वैसे 1 केजी पर मीटर क्यूब का ग्राम पर सीसी कितना होगा? -3 होगा। मतलब ये जो नंबर है इसको हम क्या करेंगे, सिर्फ 0.006 है इंटू 10 की पावर 4 है, इसको अगर 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ग्राम पर सीसी बनेगा। अब ये +4 -3 +1 बनेगा, +1 मतलब डेसिमल इधर शिफ्ट होगा, तो विल गेट 0.06 ग्राम पर सीसी। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो बेसिकली फ्लूइड क्या होता है एंड फ्लूइड से रिलेटेड हमें करना क्या है, उस कंसेप्ट को हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसे आपको समझ में आया होगा कि फ्लूइड की स्टडी करते टाइम हमें 2 कंसेप्ट को मैक्सिमम यहाँ पे डिस्कस करना पड़ता है, एक प्रेशर एंड दूसरी डेंसिटी। एंड प्रेशर एंड डेंसिटी फाइंड करने के लिए कभी कभी हमें डेटा रिलेटिव डेंसिटी के फॉर्म में या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी के फॉर्म में दिया जाता है, इसलिए स्टार्ट में हमने उसको डिफाइन किया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम फ्लूइड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये फ्लूइड में दोनों भी आते हैं, एक लिक्विड भी आता है, दूसरा गैस भी आता है। तो इसको स्टडी करने के लिए हम अगेन फ्लूइड की स्टडी में पहले लिक्विड की स्टडी एंड देन लिक्विड प्लस गैसेस की स्टडी, ऐसे 2 पार्ट में इसको डिस्कस करने वाले हैं। एंड लिक्विड की सेपरेट स्टडी करने वाली जो ब्रांच है उसमें लिक्विड की एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर वर्क किया जाता है, एंड दैट इज नथिंग बट सरफेस टेंशन। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज सरफेस टेंशन। राइट डाउन नेक्स्ट रीडिंग, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन एंड सरफेस टेंशन छोड़ के बाकी जो भी बातें हम डिस्कस करेंगे उसमें हर बार एप्लीकेशन में लिक्विड एंड गैसेस दोनों रहेंगे, इसलिए वो हमारा बनेगा फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर फ्लूइड डायनेमिक्स या फिर फ्लूइड स्टैटिक्स या फिर हाइड्रोस्टैटिक्स या फिर हाइड्रोडायनेमिक्स या फिर हाइड्रो मैकेनिक्स, कुछ भी बोलो। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में एक पार्ट आता है सरफेस टेंशन का एंड दूसरा पार्ट आता है फ्लूइड मैकेनिक्स का, एफएम का। एफएम मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स एंड एचटी सरफेस टेंशन। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स था, उसको हम इन जनरल इलास्टिसिटी बोलते हैं, क्योंकि वहां पे एक ही टेंडेंसी से रिलेटेड हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स यानी इलास्टिसिटी। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स बोलेंगे तो एक सरफेस टेंशन एंड दूसरा फ्लूइड मैकेनिक्स, एफएम। ठीक है, अभी हमें सरफेस टेंशन डिस्कस करना है इस टॉपिक में। ये सरफेस टेंशन मतलब क्या होता है, कितने लोगों ने सुना है? नहीं, फॉर्मूला तो वो डायमेंशन भी हो गया। ठीक है, डायमेंशन पढ़ने का यही एडवांटेज होता है, कोई भी टॉपिक की कोई भी कंसेप्ट आ गई तो वो नई नहीं लगती, ऐसे लगता है कि मालूम है हमें। समझ में आ रहा है ना? जैसे अभी स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी, प्रेशर, उसके बाद सरफेस टेंशन हम पढ़ाते टाइम तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे एज ए टॉपिक, लेकिन फिर भी सबको मालूम था ये फॉर्मूले कंसेप्ट कहाँ से, क्योंकि डायमेंशन में इसके ऊपर बहुत ज्यादा एफर्ट्स लिए थे, है ना। आता विसरल्याशाल बट आयडिया आहे की डोक्यात कुठेतरी फॉर्म्युले होते म्हणून। ठीक है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हो गया फोर्स अपॉन लेंथ, बट सरफेस टेंशन होता क्या है?
फॉर्मूला छोड़ के इन जनरल कंसेप्ट क्या है सरफेस टेंशन की? सरफेस जो होता है ऑलवेज टेंशन में होता है. कौन सा? लिक्विड का सरफेस. क्यों टेंशन में होता है? उसको भी नीट एनर्जी ही देनी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से. तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऊपर थोड़ी होते हैं, अंदर भी होते हैं. तो सरफेस क्यों टेंशन में होगा? खालून ओढतोय कोण? ग्रॅव्हिटी. कोण म्हटलं असं खालून ओढतो इंटरमॉलिक्युलर फोर्स? खालच्या मॉलिक्युलर वर पण ओढतो तो. हां सांग सनी. हा पण झाला होता टॉपिक आपला, नाही ना? बायोमध्ये वर. ठीक आहे, ठीक आहे ना, करणं एक्सप्लेन करणं काय मग रिलेट जर होत असेल तर अजून चांगली गोष्ट आहे. क्या आहे बायो में सरफेस टेंशन? सनी उभा राहा, व्यवस्थित सांग. याला काय म्हणतात? सरफेस टेंशन. इथं कोइझी फोर्स झाला आपला. एवढंच आहे का श्रवण? सरफेस टेंशन मीन्स लिक्विड मॉलिक्युल्स, वॉटर मॉलिक्युल्स अट्रॅक्ट इच अदर, असं आहे का? हो ना, एवढंच आहे ना. त्याच्यामुळे बायो एवढं सोपं आहे. कळालं ना? एका लाईनमध्ये संपलं सरफेस टेंशन. आता इकडे कळेल सरफेस टेंशन काय असतं, कुठून येतं, काय होतं. ठीक आहे, ये छोड़ के सरफेस टेंशन के बारे में और किसी को आइडिया है? वरुण नाही. स्वप्नील व्हेरी गुड, सांग बेटा. मॅथ्समध्ये पण आहे? मॅथ्समध्ये पण आहे? केमिस्ट्रीमध्ये पण आहे. ओके. तिथं डेफिनेशनच झाली ना, म्हणजे फॉर्म्युला झाला फोर्स पर युनिट लेंथ. व्हेरी गुड, सिट डाउन. और सरफेस टेंशन. साहिल क्या होता है सरफेस टेंशन? नहीं माहित? नहीं म्हणा बेटा, उभं कशाला राहतो, सिट डाउन. ठीक है, सरफेस टेंशन जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल सुबह उठने के बाद जब हम ब्रश करते हैं, तो ब्रश करते टाइम ब्रश के
हां मच्छर मॉस्किटो काय होतं तिथं थांबा वन बाय वन एक एक जण आन्सर द्या हां हरी हे करतात काय हे ते असं तसं सांग सांग थांबा एकदम हरीला कंप्लीट करू द्या हां हरी हरी असं कुठं पाणी पण कुठं पण प्यायला भेटतं हे खरं आहे का रे बायोलॉजीवाले मच्छरला ग्रो व्हायला पाणी लागतं त्याला रक्त लागतं बेटा आपलं ह्यो तो चांद्रावरच पोहोचलाय तुझा पीसीबी ग्रुप एक पीसीएम ग्रुप बेटा पीसीएमबी आहे का नाही नाही काय करतो तू नीट नीट प्रिपेअर करतोय का जेई करतोय नीट मग तो टॉपिक सोडून बाकी टॉपिक आहे त्याची पण स्टडी कर चांगली ठीक आहे चला कम टू द पॉइंट स्वप्नील बडबड नाही हां काय रिझन आहे एकाच विषयावर येतात ठीक आहे नेक्स्ट नेक्स्ट चला अम्ब्रेला त्यानंतर पेस्ट आणि डिटर्जंट यांचे एक्झाम्पल लक्षात आले कळालं की यांचे एक्झाम्पल्स ठीक है तर हे सगळं का होतं उसके लिए रीजन है सरफेस टेंशन क्या रीजन है सरफेस टेंशन ठीक है तो होता क्या है देखो बेसिकली हमें पेस्ट यूज करना पड़ता है क्योंकि हम ब्रश क्यों करते हैं काय वाटतं तुम्हाला झोप मोडण्यासाठी मग काय पर्पज काय ब्रश करण्याचा सांगते घरातले म्हणून करतो असं आहे का है ना क्लीन करने के लिए समझ में आ रहा है अब उसमें क्या होता है जो टीथ के कैविटी होती है उसमें क्या होता है कंटेमिनेंट पार्टिकल अटक जाते हैं समझ में आ रहा है एंड उनको निकालना मतलब उनको क्लीन करना उसके लिए हम क्या करते हैं ब्रश करते हैं बट जो नॉर्मल वाटर होती है उसका जो सरफेस टेंशन होता है सरफेस टेंशन की वजह से उसके जो ड्रॉपलेट्स बनते हैं उसकी साइज इतनी लार्ज होती है कि वो कैविटी में से पास नहीं हो सकते देवेश इसलिए हम क्या करते हैं वहां पे पेस्ट ऐड कर देते हैं और पेस्ट का काम क्या होता है वाटर का सरफेस टेंशन कम करना तो सरफेस टेंशन कम होने के बाद वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो कैविटी में से एक साइड से दूसरे साइड में इजीली पास हो सकते हैं एंड जब ये पास होंगे तो क्या करेंगे उस कंटेमिनेटेड पार्टिकल जो भी था उसको अपने साथ लेके आएंगे एंड उस तरह से क्या होते हैं टीथ फिर क्लीन होते समझ में आ रहा है उसी तरह से क्लोथ वॉश करते टाइम जो नॉर्मल वाटर है उस वाटर के जो भी ड्रॉपलेट्स बनते हैं उस ड्रॉपलेट की साइज हमारे क्लोथ की जो स्पेसिंग होती है उस स्पेसिंग से लार्ज होती है अतः कपड़े खराब का होता क्योंकि क्लोथ में जो स्पेसिंग है उसमें पार्टिकल पॉल्यूटेड पार्टिकल जो भी है वो अटक जाते हैं तो उनको निकालना मतलब क्लोथ को वॉश करना तो अगर नॉर्मल वाटर हम लेंगे तो उसकी जो ड्रॉपलेट है इतनी बड़ी साइज के होंगे कि वो क्लोथ की जो स्पेसिंग है उसमें से एक साइड से दूसरे साइड में जाएंगे नहीं अगर जाएंगे नहीं तो उस पार्टिकल को बाहर निकालेंगे नहीं मतलब क्लोथ जो है वो अच्छे निकलेंगे नहीं इसलिए हम क्या करते हैं वहां पे एक तो डिटर्जेंट ऐड करते हैं या फिर वाटर को थोड़ा सा वार्म करते हैं मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हैं दोनों भी केसेस में क्या होता है उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है कम होता है सरफेस टेंशन कम हो गया मतलब वाटर के ड्रॉपलेट तो फॉर्म होंगे बट इतने छोटे फॉर्म होंगे कि वो स्पेसिंग में से आर पार इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं फिर वो इधर से उधर जाएंगे तो क्या होगा बीच में जो कंटेमिनेंट गुता था है ना पॉल्यूटेड पार्टिकल जो कुछ भी था उसको अपने साथ में लेके जाएंगे इस तरह से क्लोथ क्या होते वॉश होते समझ में आ रहा है अम्ब्रेला रेनकोट उसका मटेरियल जो है वो हमारे क्लोथ से अलग होता है कपड्यापासूनच बनवलेलं असतं बट क्या होता है नॉर्मल हमारे क्लोथ के बिटवीन जो स्पेसिंग है उससे एकदम एक्सट्रीमली स्मॉल स्पेसिंग कहाँ पे होती है अम्ब्रेला के जो कापड़ जैसे या फिर जो रेनकोट होता है उसमें होती है जैसे नॉर्मली अगर क्लोथ लेंगे एंड उसमें से उधर के साइड का देखने का ट्राई करेंगे एंड रेनकोट लेंगे अम्ब्रेला लेंगे तो उससे अच्छा दिखेगा नहीं क्लोथ में से थोड़ा बहुत दिख जाएगा समझ में आ रहा है इसका मतलब वहां पे जो स्पेसिंग थी वो एकदम एक्सट्रीमली स्मॉल बना दी इसलिए जब भी पाउस पड़ता है मतलब रेन के ड्रॉपलेट आते हैं नीचे तो वो ड्रॉपलेट स्पेरिकल शेप के होते हैं एंड वो स्पेरिकल शेप होती है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन तो वो सरफेस टेंशन जो है उसको अपनी शेप ब्रेक होने नहीं देता है इसलिए जब वो अम्ब्रेला के ऊपर गिर जाएंगे अगर वहां से पास नहीं हो रहे तो वो अपनी शेप ब्रेक किए बिना अम्ब्रेला के ऊपर से नीचे गिर जाएंगे समझ में आ रहा है इसलिए हम अम्ब्रेला या फिर रेनकोट यूज करते हैं एंड जो वॉटर हम स्टोर करते हैं उसमें क्या होता है बाकी काय नहीं होत हे लागतं ते लागतं असं काही नसतं जो एग्स होते हैं उनके वो क्या करते हैं हर बार वाटर के सरफेस के ऊपर प्लेस करते हैं कौन मॉस्किटो एवढंच नाही
तुम्ही वेगळं सांगत होते, ठीक है। तो वहां पे एक जो होते हैं वो वाटर के सरफेस के ऊपर प्लेस करके छोड़ देते हैं एंड उसकी वजह से क्या होगा, फिर मॉस्किटो के जनरेशन बढ़ेगी, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना है, उस स्टोर्ड वाटर को अगर निकाल नहीं सकते तो उसमें केरोसिन डाल देना है। तो इम्प्योरिटी ऐड कर दी, फिर सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा एंड जो एग्स थे वो पानी के अंदर डूब जाएंगे मतलब मॉस्किटो ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स होते हैं सरफेस टेंशन की। तो राइट डाउन नेक्स्ट रीडिंग, सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन मतलब अभी तक डिफाइन ही नहीं किया हमने, बस उसके एग्जांपल, उसके एप्लीकेशंस देखे। इसको डिफाइन करने से पहले वन बाय वन, सबसे पहले अगेन आईएमएफ को डिफाइन करो एक बार। IMF इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्या होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और different substance is called as intermolecular force. There are two types of intermolecular forces. Number one, cohesive, and number two, adhesive. अब ये cohesive का मतलब होता है force of attraction between molecules of same substance, and adhesive का मतलब force of attraction between molecules of different substance. लिहून टाका एक वेळा, काही फरक नाही पडत. इन शॉर्ट लिहा, एक दोन वर्ड मध्ये, बट लिहा. IMF intermolecular forces, force of attraction between molecules of same or different substance. cohesive force मतलब force of attraction between molecules of, adhesive मतलब force of attraction between molecules of different substance. क्या होगा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब, नहीं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब स्फीयर होगा, ऐसा स्फीयर होगा, ऐसा स्फीयर होगा जिसमें इन्फ्लुएंस रहेगा, किसका, गिवन मॉलिक्यूल का। इन्फ्लुएंस रहेगा मतलब क्या रहेगा, जैसे चार्ज मास के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड
गिवन मॉलिक्यूल हुज रेडियस इज इक्वल टू, कितनी होगी रेडियस, हुज रेडियस इज इक्वल टू रेंज ऑफ IMF, whose radius is equal to range of IMF, जिसकी रेडियस कितनी होगी, इक्वल्स टू रेंज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। समझ में आ रहा है? मतलब क्या है कि स्पेस में एक मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे रख दिया है और इसके सराउंडिंग में हमने एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ किया है, एंड इसकी रेडियस मतलब कितनी है, ये रेंज है। इसका मतलब इस स्फीयर में जितने भी मॉलिक्यूल्स आने वाले हैं उस हर एक मॉलिक्यूल के ऊपर ये गिवन मॉलिक्यूल क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। कौन सा फोर्स, डिपेंड, इंटरमोलिकुलर फोर्स। लेकिन कौन सा फोर्स डिपेंड करता है, अगर सारे मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस के तो, अगर डिफरेंट आएंगे तो एडहेसिव, उसको बोला जाएगा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म क्या होगा, सरफेस फिल्म मतलब, सरफेस फिल्म टॉपमोस्ट लेयर ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड, टॉपमोस्ट लेयर ऑफ surface of liquid whose width is equal to the, whose width is equal to the range of intermolecular forces। कितनी उसकी width, रेंज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, नंबर नहीं लक्षात ठेवायचा, रेंज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। समझ में आ रहा है? मतलब हर एक लिक्विड हमने ग्लास में लिया, कंटेनर में लिया, उसकी जो अपर मोस्ट टॉप मोस्ट लेयर है जिसकी विड्थ कितनी है, रेंज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स इतनी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस फिल्म बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट रीडिंग, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। अब ये सरफेस टेंशन में क्यों होता है, सरफेस के ऊपर टेंशन क्यों आता है, या फिर सरफेस टेंशन क्यों डेवलप होता है, इससे रिलेटेड हम थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, हेडिंग लिख दी। अब आगे देखो, हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे कोई भी एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने क्या किया है, लिक्विड फिल करके रखा है। ये कंटेनर है, इसमें ये सारा क्या है, लिक्विड है। अब हम इस लिक्विड के अंदर कोई भी रेफरेंस के लिए 3 मॉलिक्यूल्स कंसीडर करेंगे, जिसमें से फर्स्ट मॉलिक्यूल आएगा ए, और ए कहां पे, ये ए एग्जैक्टली एट द टॉप। उसके बाद में हम एक थोड़ा सा नीचे वाला एक मॉलिक्यूल लेंगे जो रहेगा बी, एंड उसके बाद में और एक मॉलिक्यूल लेंगे सी। तो सी कहां पे, कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड। तीनों मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में हमें ड्रॉ करना है उनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हो गया ए का, ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हो गया बी का, ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हो गया सी का। समझ में आ रहा है हमने क्या किया अब तक, कंटेनर लिया, लिक्विड लिया, लिक्विड में 3 मॉलिक्यूल है, एक एग्जैक्टली टॉप पे लिक्विड सरफेस के, दूसरा थोड़ा सा नीचे, तीसरा कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड है। अब ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हो गए। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या होगा, देखो अगर हम 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे, पहले बात करेंगे ए की। तो ए इस मॉलिक्यूल में ये जो हाफ पोर्शन दिख रहा है, इस हाफ पोर्शन में सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल है, एंड रिमेनिंग हाफ पोर्शन में कौन है, सारे एयर के मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पे ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है, ये सारे इस गिवन मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेंगे। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो क्या करेंगे, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेंगे। बट डेंसिटी के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे तो एयर के मॉलिक्यूल के नंबर वाटर के मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में एक्सट्रीमली स्मॉल रहेंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए ये फोर्सेस के नंबर भी कम ज्यादा हो गए, यानी कि मॉलिक्यूल एट ए, जो मॉलिक्यूल एट ए होगा, मॉलिक्यूल एट ए होगा, विल एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस करेगा, नेट डाउनवर्ड फोर्स। इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा, कहां पे एक्ट होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। समझ में आ रहा है ना, फोर्सेस क्या हो गए यहाँ पे, अनबैलेंस हो गए। सुप्रिया, ठीक है। सेम कंडीशन हम लेंगे मॉलिक्यूल एट बी की।
तो मॉलिक्यूल एट बी पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ये मैक्सिमम नंबर ऑफ, अगेन मॉलिक्यूल्स किसके हैं, वाटर के, ये सारे गिवन मॉलिक्यूल को कहाँ पे खींचने वाले, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। थोड़ी सी एयर बची वो कहाँ पे खींचने का ट्राई करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में। अगेन सेम कंडीशन एप्लीकेबल है फॉर मॉलिक्यूल एट बी ऑल्सो। तो मॉलिक्यूल एट बी भी क्या करेगा, ये सारा स्टेटमेंट यहाँ पे सेम रहेगा, विल एक्सपीरियंस नेट डाउनवर्ड फोर्स। समझ में आ रहा है। लेकिन जब बात करेंगे हम मॉलिक्यूल एट सी की, तो उसमें क्या है, इधर के आधे पार्ट के ले लो या फिर इधर आधे पार्ट के ले लो, सब तरफ कौन है, वाटर के मॉलिक्यूल। डेंसिटी सेम है, मतलब मॉलिक्यूल के नंबर भी सेम रहेंगे। मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितना फोर्स एक्ट होने वाला है उतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम में आएगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूल एट ए का सी, मॉलिक्यूल एट सी विल बी इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा। अब फोर्सेस की बात तो हो गई, बट ये फोर्सेस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो मॉलिक्यूल एट ए था, नेट फोर्स डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, मतलब इसको नीचे आना पड़ेगा, तो ये नीचे आ जाएगा। उसी तरह से मॉलिक्यूल एट बी है, उसके ऊपर भी नेट फोर्स डाउनवर्ड था, तो ये भी नीचे आएगा। इस तरह से सरफेस फिल्म में, सरफेस फिल्म मालूम हो गया मेरे को, सरफेस फिल्म में जितने सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो सारे इस फोर्स की वजह से नीचे आने का ट्राई करेंगे। समझ में आ रहा है। एंड सरफेस फिल्म के नीचे जो भी मॉलिक्यूल आ गया वो इक्विलिब्रियम में आता है, मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा। बट इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से सरफेस फिल्म में जो पहले मॉलिक्यूल थे उनके वैकेंट स्पेस क्रिएट होंगे। पानी खाली खाली जाते हैं ना, तो उसका क्या होगा, वैकेंट स्पेस क्रिएट होगा। एंड उस वैकेंट स्पेस को फिल करने के लिए, भरने के लिए ये लिक्विड को क्या करना पड़ेगा, दूसरा कोई भी अंदर से एक मॉलिक्यूल उठा के उसको इसकी जगह पे ऊपर भेजना पड़ेगा। इथपर्यंत कळालं होतं का। ऊपर के सरफेस फिल्म के जितने भी मॉलिक्यूल्स थे उनके ऊपर नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा था, बाय वर्च्यू ऑफ दैट फोर्स सारे मॉलिक्यूल्स नीचे आ रहे। लेकिन वो नीचे आने के बाद क्या हो गया, उनका वैकेंट स्पेस प्रोड्यूस हो गया ना, उसको फिल करने के लिए लिक्विड क्या करेगा, अंदर से मॉलिक्यूल उठा के उसको सरफेस फिल्म के ऊपर ट्रांसफर कर देगा। लेकिन इस प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा, फिर वर्क करना पड़ेगा ना। तो यहां पे हम लिख सकते हैं वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन। किसमें, इन ट्रांसफरिंग मॉलिक्यूल फ्रॉम इनसाइड टू सरफेस ऑफ वाटर। क्यों वर्क डन करना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है क्या। क्योंकि सरफेस फिल्म के सारे मॉलिक्यूल तो नीचे आ रहे हैं, वैसे वो नीचे आते जाएंगे तो क्या होगा, डेंसिटी चेंज हो जाएगी ना, वॉल्यूम कम होती जाएगी एंड वाटर का कन्वर्जन सॉलिड में हो जाएगा, वैसे अलाउड नहीं है। तो लिक्विड क्या कर रहा है, उनके वैकेंट स्पेस फिल करने के लिए नीचे के मॉलिक्यूल को वर्क डन करके ऊपर सेंड कर रहा है। एंड इस प्रोसेस में रिक्वायर क्या है, वर्क रिक्वायर्ड है। तो जो भी वर्क डन हो रहा है हमें मालूम है ऑलवेज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहां पे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एट सरफेस विल हैव मैक्सिमम एनर्जी। अब इनकी एनर्जी मैक्सिमम क्यों हो गई, समझ में आ रहा है क्या। क्योंकि इनको वर्क डन करके ऊपर लेके आए थे हम। जैसे कि अभी कोई ग्राउंड पे रास्ते पे खड़ा है एंड आप क्लासरूम में यहाँ पे बैठे हो, तो दोनों की एनर्जी सेम या डिफरेंट है, डिफरेंट है। आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उनके कंपैरिजन में एक्सट्रीमली हाई है। कितनी हाई है, mgh, क्योंकि आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करके यहां तक पहुंचे आप। उसी तरह से बाकी मॉलिक्यूल के ऊपर वर्क डन नहीं हुआ है, लेकिन इनसाइड जितने भी मॉलिक्यूल्स थे उनको वर्क डन करके हम ये सरफेस के ऊपर लेके आ रहे थे। इसका मतलब इनके ऊपर वर्क हुआ था, वर्क होने की वजह से इनमें क्या हो गई, एनर्जी स्टोर हो गई। मतलब इनकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए हमने लिखा मॉलिक्यूल्स एट सरफेस विल हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी, ये सरफेस एनर्जी होती है जो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होती है। समझ में आ रहा है। एंड हमने एनएलएम वर्क पावर एनर्जी में जब भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन पढ़ी थी, तीन टाइप की इक्विलिब्रियम पढ़े थे, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। आठवते का इक्विलिब्रियम, हे असे कोन घेतले होते आपण, कोन आठवते का, ऐसे एक कोन रखा था, फिर इस कोन को ऐसे रखा था, फिर इस कोन को ऐसे रखा था, नहीं, फिर वाटी भी ली थी,
नाही यार की कोणाला आठवत असं काही झालं होतं म्हणून आपलं हातवर करा बरं. श्रवण काय करत होत तेव्हा तू. बस ठीक है. तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम. स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब इसको पकड़ के डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे, ये इसी पोजीशन पे वापस आएगा. यहाँ पे इसको बोला जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. इस पोजीशन से थोड़ा खींच के छोड़ दिया, ये वापस नहीं आने वाला, ये जाने वाला है. ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, समाधानी मनुष्य. ठीक है, इसको लेना देना नहीं, जहां पे डिस्प्लेस कर देंगे वहां पे आके ये रुक जाता है. ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे अगर कोई भी हमने एक मार्बल लिया, बॉडी की इस पोजीशन पे था, यहाँ पे लाके छोड़ दिया तो ये आगे नीचे आने वाला है. यहाँ पे अगर मार्बल हमने रख दिया, इसको अगर डिस्प्लेस कर दिया तो वापस आने वाला ही नहीं है. समझ में आ रहा है ना. तो ये इक्विलिब्रियम्स होते हैं एंड इनको हम डिफरेंशिएट करते थे बेस्ड ऑन देयर एनर्जीज. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब एनर्जी लीस्ट होती है, मिनिमम होती है. अनस्टेबिलिटी कब बढ़ती है, जब एनर्जी मैक्सिमम होती है. समझ में आ रहा है ना. तो इसी तरह से ये जो मॉलिक्यूल्स थे अभी अभी सरफेस फिल्म पे, ये सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ गई. तो नेचर में हर एक बॉडी की एक टेंडेंसी होती है, उसको खुद की पोटेंशियल एनर्जी एज अर्ली एज पॉसिबल कम करनी है, जीरो बनानी है. समझ में आ रहा है. एंड उसी के लिए क्या होता है, जैसे नॉर्मली ऊपर टेरेस है, टेरेस के ऊपर हमने क्या किया, मोटर ऑन करके पूरा पाणी भरणे का शुरू कर दिया अँड एकदम चारी भिंती पॅक होईपर्यंत सगळं पाणी आपण भरून ठेवलं, काय होईल, आपल्याला एसीची गरजच नाही पडणार, एकदम थंड होऊन जाईल. बरोबर. बट अगर उस टाइम पे अगर हमने किसी भी कॉर्नर में एक होल बना दिया तो क्या होगा, पानी पूरा का पूरा नीचे चला जाएगा. क्यों जाएगा पानी नीचे, क्योंकि ऊपर चढ़ाते टाइम हमने जो वर्क डन किया था वो स्टोर हो गया था इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. बरोबर आहे की नाही. तुम्हाला पण जोपर्यंत खाली जात नाही तोपर्यंत शांत वाटत नाही. बरोबर आहे. जास्त वेळ बसले की है ना स्वप्नील चक्कर मारून यावंच वाटतं, कारण पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है ना. तो हर एक बॉडी की टेंडेंसी उसको एज अर्ली एज पॉसिबल जीरो बनाना है. तो ये सरफेस के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स अभी आ गए, इनको क्या करना है, सरफेस के ऊपर रहना ही नहीं. मतलब लिक्विड को अपनी सरफेस एनर्जी क्या करनी है, कम करनी है. इसलिए क्या होता है, लिक्विड इस सरफेस के ऊपर ज्यादा मॉलिक्यूल को रखता ही नहीं है. समझ में आ रहा है. अगर ज्यादा मॉलिक्यूल इस सरफेस के ऊपर रखने नहीं है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, जो सरफेस होता है उसको एज ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन बिहेव करना पड़ेगा. स्ट्रेच मेम्ब्रेन बिहेव करना पड़ेगा मतलब कैसे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पकड़ के अगर इसे खींच के रख देंगे इतने स्पेस में, तो सबसे मॉलिक्यूल के नंबर क्या रहेंगे, कम रहेंगे. तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रेच मेम्ब्रेन.
परपेंडिकुलर रहेगा। ये जो खींचने वाला फोर्स है अपॉन इसकी जो लेंथ है उसको हम सरफेस टेंशन कंसीडर करेंगे। ये S इक्वल्स टू बनेगा F अपॉन L। तो SI यूनिट क्या होगा इसका, न्यूटन पर मीटर। तो डायमेंशन क्या बनेंगे, M1T माइनस ये हो गया। क्लियर सबको। अब देखो आज कोई वर्कशीट मैं नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, बस आपको इलेक्ट्रिसिटी या फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड रिलेटेड जो भी पेंटिंग वर्क है, फिर एमसीक्यू बाकी वर्कशीट के या फिर मॉडल के कंसेप्ट एप्लीकेशन सॉलिड एग्जांपल्स पेंटिंग थे आज के दिन, वो कंप्लीट आणि उद्यापासून वेळेवर या सगळ्या